इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने बगल के देश पाकिस्तान से। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उद दावा का उप प्रमुख मक्की पाकिस्तान में रह रहा था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड मक्की की शुक्रवार को लाहौर में मौत हो गई। जमात उद दावा के अनुसार मक्की पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था और लाहौर के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। शुक्रवार सुबह मक्की को दिल का दौरा पड़ा, उसकी मौत हो गई। $20 लाख का था इनाम। कार्रवाई सूत्रों के अनुसार आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को जनाजे की नमाज के बाद शुक्रवार को शाम 5:15 दफनाया जाएगा। अब्दुल रहमान मक्की आतंकी संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार और समूह का डिप्टी लीडर था। मुंबई पर आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने मक्की के ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए उस पर $20 लाख का इनाम रखा था। साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। इसके पहले साल 2020 में आतंकी फंडिंग मामले में पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मक्की को 6 महीने के लिए जेल में भेजा था। आतंकी फंडिंग मामले में सजा सुनाने जाने के बाद से ही जमात उद दावा का वो प्रमुख खुद को लो प्रोफाइल रखे हुए था और सार्वजनिक रूप से बहुत कम नज़र आता था। पाकिस्तान मुत्तहिदा मुस्लिम लीग PMML ने एक बयान में कहा कि मक्की पाकिस्तान की विचारधारा का समर्थक था। मक्की ने मुंबई आतंकी हमलों के लिए आतंकियों को धन और संसाधन मुहैया कराए थे, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। इस दौरान 9 आतंकी मारे गए थे, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब का जिंदा पकड़ा गया था। आइए हम बात करें अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP को लेकर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने एक दिन पहले अफ़गानिस्तान में घुसकर हवाई हमला किया था। पाकिस्तान का दावा था कि उसने TTP आतंकियों के खिलाफ हमले किए हैं, जबकि अफ़गान तालिबान ने कहा कि इन हमलों में अफ़गानिस्तान के 46 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम भी खाई थी। इसके बाद अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि TTP एक रेड लाइन है। शहबाज ने तालिबान सरकार के TTP के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अफ़गान सीमा पार से पाकिस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उन्हें इसे अस्वीकार अपने देश के लिए रेड लाइन बताया। कैबिनेट बैठक के दौरान अपने शुरुआती भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, दुर्भाग्य से TTP अफगानिस्तान से काम कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले कर रहा है और निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। यह नहीं चल सकता। हमने अफगान सरकार को बता दिया है कि हम उनके साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन TTP को हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करने से रोका जाना चाहिए। शहबाज ने कहा, यह एक रेड लाइन है। पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ से TTP का संचालन अस्वीकार्य है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान एक पड़ोसी देश है, जिसकी पाकिस्तान के साथ हज़ारों किलोमीटर लंबी साझा सीमा है। उन्होंने कहा, हम एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध और व्यापार, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में सहयोग चाहते हैं। शहबाज ने अफगान सरकार से ठोस रणनीति बनाने को कहा, क्योंकि पाकिस्तान इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने कहा कि बातचीत और TTP को पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की अनुमति देने की नीति एक साथ नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेना और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ देश की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर समय तैयार हैं। कुछ दिन पहले उत्तरी वजीरिस्तान में हुई झड़पों में पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर FC के 16 जवान मारे गए थे। इनमें पाकिस्तानी सेना का एक मेजर भी शामिल है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कई जिलों में TTP का कब्जा है और पाकिस्तानी सेना उन इलाकों में जाने से भी डरती है। ये हम बात करें अमेरिका के वीज़ा के बारे में। अमेरिका के वीज़ा के मामले में भारतीयों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार दूसरे साल 10 लाख से अधिक का आंकड़ा छुआ है। अमेरिकी दूतावास ने बताया कि भारत में अमेरिकी मिशन ने 2024 में लगातार दूसरे साल 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी किए। इसमें रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक वीज़ा शामिल हैं। यह संख्या भारत से अमेरिका यात्रा की बढ़ती मांग को दर्शाता है, जो खासतौर पर पर्यटन, व्यापार और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। विदेश विभाग ने इस साल अमेरिका में H-1B वीज़ा नवीनीकरण के लिए एक सफल पायलट कार्यक्रम पूरा किया है। इसके तहत भारत के कई विशेषज्ञ श्रेणी के कार्यकर्ता अमेरिका में ही अपने वीज़ा के नवीनीकरण करवा सके। इस पायलट कार्यक्रम ने हजारों आवेदकों के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बना दिया। बता दें कि विदेश विभाग औपचारिक रूप से 2025 में US आधारित नवीनीकरण कार्यक्रम स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। भारत में अमेरिकी मिशन ने हजारों अप्रवासी वीज़ा भी जारी किए हैं। इससे कानूनी तरीके से परिवारों का पुनर्मिलन और कुशल पेशेवरों का अमेरिका में प्रवासन संभव हुआ। ये अप्रवासी वीज़ा धारक अपने आगमन पर स्थायी निवासी बन गए, जो अमेरिका में पहले से मौजूद भारतीय प्रवासी समुदाय को और मजबूत करेंगे। अमेरिकी मिशन ने 24,000 से अधिक पासपोर्ट और अन्य काउंसलर सेवाएं भी प्रदान की,
जो भारत में रहने या यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए थी। 2024 में स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम का नया संस्करण शुरू किया गया, जिससे अमेरिकी दूतावास और काउंसलेट्स के लिए आपात स्थिति के दौरान अमेरिकी नागरिकों से संपर्क करना और सुरक्षा संबंधित अलर्ट भेजना आसान हो गया। भारत ने 2024 में पहली बार 2008-2009 शैक्षिक वर्ष के बाद अमेरिका में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भेजने वाला देश बनकर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। इस वर्ष अमेरिका में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 3,31,000 से अधिक रही। भारत ने लगातार दूसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्नातक छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बना और भारतीय स्नातक छात्रों की संख्या में 19% की वृद्धि हुई, जो लगभग 2 लाख छात्रों तक पहुंच गई। अब तक कई एक्सचेंज विजिटर्स को अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद 2 साल तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिलेगी, जिससे उन्हें अपने करियर और शिक्षा को आगे बढ़ाने के अधिक अवसर मिलेंगे। एक्सचेंज विजिटर्स की लिस्ट से भारत को हटाने से इन भारतीय J-1 गैर अप्रवासी वीज़ा धारकों के लिए अधिक लचीलापन प्राप्त हुआ है। आइए हम बात करें अपने पड़ोसी देश चीन की। पड़ोसी देश चीन एक बार फिर भारत की सीमा पर चौंकाने वाली गतिविधियों को अंजाम देने में लगा है। 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली दुनिया की सबसे बड़ी बांध निर्माण परियोजना को मंजूरी दिए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय सीमा के पास चीन अब तक का सबसे बड़ा डैम बनाएगा। चीन की तरफ से परियोजना को दी गई मंजूरी के बाद नदी के किनारे बसे देशों भारत और बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई है। चीन की प्रस्तावित योजना के मुताबिक बांध का निर्माण तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारतीय सीमा के पास किया जाएगा। बुधवार को सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ पर जारी आधिकारिक बयान के अनुसार चीनी सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग जांगबो नाम से जाना जाता है। परियोजना के लिए एक बांध बनाया जाना है। इसे हिमालय के करीब एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा। इसी स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है। चीन के इस बड़े फैसले के बारे में गुरुवार को हांगकांग से प्रकाशित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर में भी चर्चा की गई। इसके मुताबिक चीन के बांध में कुल निवेश 1 ट्रिलियन युआन 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो सकता है। इतनी बड़ी राशि से बनने वाला यह बांध अगर तैयार होता है तो चीन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। फिलहाल चीन का 3 गॉर्जस बांध दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। 137 बिलियन डॉलर की यह परियोजना दुनिया की किसी भी अन्य एकल बुनियादी ढांचा परियोजना को बौना साबित कर देगी। बता दें कि चीन 1.5 बिलियन डॉलर लागत जैम हाइड्रो पावर स्टेशन की शुरुआत 2015 में ही कर चुका है। यह तिब्बत की सबसे बड़ी परियोजना है। ब्रह्मपुत्र पर डैम की यह परियोजना चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021 से 25 का हिस्सा है। 2020 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जिस प्रमुख नीतिगत दस्तावेज को स्वीकृति दी थी, यह उसी का हिस्सा है। चीन इस परियोजना को देश के आर्थिक सामाजिक विकास और 2035 तक अमल में लाए जाने वाले दीर्घकालीन उद्देश्यों का अंग बताता है। इस परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद भारत में चिंताएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि बांध के आकार और पैमाने के कारण चीन ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकेगा। जल प्रवाह पर अधिकार मिलने पर पड़ोसी देश के साथ टकराव की स्थिति में चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लाने के लिए भारी मात्रा में पानी छोड़ने की कुटिल चाल भी चल सकता है। यह भी दिलचस्प है कि चीन के अलावा ब्रह्मपुत्र पर भारत भी बांध बना रहा है। हालांकि यह परियोजना तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और चीन ने सीमा पार की नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए 2006 में विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की स्थापना की थी। इसके तहत चीन बाढ़ के मौसम में भारत को ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी के जलस्तर से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी मुहैया कराता है। सीमा मुद्दे पर चीन के विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के दौरान भी इस पर चर्चा हुई थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 18 दिसंबर को बीजिंग में बातचीत में सीमा पार की नदियों के डेटा साझा करने पर चर्चा हुई थी। ये बात करें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका स्मारक बन सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात करके और पत्र लिखकर आग्रह किया है। मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को निधन हो गया था। वो 92 साल के थे। खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, मैं यह पत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के दुखद निधन के संदर्भ में लिख रहा हूँ। टेलीफोन पर बातचीत में मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार, जो कल यानी 28 दिसंबर 2024 को होगा, उनके अंतिम विश्राम स्थल पर करने का अनुरोध किया है। ये भारत के महान सपूत के स्मारक के लिए ये पवित्र स्थल होगा। उन्होंने कहा कि यह आग्रह राजनेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार के स्थान पर ही उनके स्मारक रखने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश और इस देश के लोगों के मानस में एक अत्यंत सम्मानित स्थान रखते हैं। हालांकि उनका योगदान उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। मैं यहाँ उनकी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि विश्व जनताओं के मन में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति आदर और सम्मान था। वैश्विक आर्थिक वित्तीय संकट को कम करने में उनकी विद्वतापूर्ण सलाह नेतृत्व योगदान को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। जैसा कि मुझे याद है, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ओबामा ने डॉक्टर सिंह का उल्लेख किया था और टिप्पणी की थी कि जब भी भारतीय प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। उन्होंने आग्रह किया कि अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ उनका स्मारक बन सके। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.